नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। लखनऊ में चल रहे CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में सीएम योगी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आयोजित इस कॉन्क्लेव से पहले वैज्ञानिकों ने नए प्रयोगों और तकनीकों पर मंथन किया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में पैनल डिस्कशन, टेक्नोलॉजी शो और स्टार्टअप पिच सेशन का आयोजन किया गया। बड़े पैमाने पर यहां पर MOU हुए हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आगामी भविष्य की उन कार्य योजनाओं के लिए नए सिरे से हमें कैसे कार्य करना है, इस दृष्टि से यहां पर अलग अलग संस्थानों के जो हमारे 4 केंद्रीय लेबोरेटरीज इस लखनऊ में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स ने अपना अपना प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है। CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और CMAP, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो US और UK के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप है। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं। कॉन्क्लेव में देश भर से आए CSIR समर्थित 50 से अधिक स्टार्टअप ने अपने नए उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्टार्टअप्स भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और सरकार इनके साथ हर कदम पर खड़ी है। स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है। वर्तमान में हमारे पास
17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। क्योंकि इतने सारे संस्थान हैं यहाँ पर जिनको कभी आज तक खोजा नहीं गया, तराशा नहीं गया। और मैं भी अपने सभी डायरेक्टर साहिबान को यही मशवरा दे रहा था कि सबको इंटीग्रेट करके एक क्लस्टर बना करके अगली बार कार्यक्रम किया जाए। उसमें जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी शामिल हों, क्योंकि हमारे मंत्रालय की ओर से लगभग हर शिक्षा संस्थान को सहयोग मिल रहा है किसी न किसी तरह, चाहे वो राशि के तौर पर मिल रहा है या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के तौर पर मिल रहा है। अनेकों महिलाओं और बच्चियों के लिए शिक्षा संस्थानों में हमारी योजनाएं मोदी जी के आने के बाद गत 11-12 वर्षों में प्रारंभ की हैं। तो उस सब का एक क्लस्टर बनाया जाए लखनऊ को, ताकि एक इकोसिस्टम ऐसा हो कि जिस तरह से लोग कभी कभी समझते हैं कि हैदराबाद जाने से हमारा काम सरल हो जाता है, उनके मन में ये प्रवृत्ति रहे कि लखनऊ जाने से मेरे हर स्टार्टअप वेंचर में सरलता रहेगी। दूसरी बात ये भी है कि लखनऊ के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं या दूसरे संस्थान हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो अभी तक उस तरह से उजागर नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। मेरा गत 6 महीने में ये तीसरी बार चौथी बार यहाँ आना हुआ, बल्कि 5वीं बार होगा इसी काम से, और मुझे बड़ा खेद होता था। उदाहरण के तौर पर जिस इंस्टीट्यूट का अभी डायरेक्टर साहब अपना संबोधन कर रहे थे, इसने दुनिया में पहली बार 108 पत्ती का कमल इजाद किया, जेनेटिक में, जिसका नाम रखा गया नमो ऐप। एक अद्भुत चीज, उसके अनेकों मतलब है, अनेकों अर्थ हैं। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, स्टार्टअप फाउंडर्स और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस तरह लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन हुआ, जिसने इनोवेशन और उद्यमिता को नई दिशा देने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। योगी सरकार का ये कार्यक्रम आमजन को सीधा समाधान दिलाने का जरिया साबित हो रहा है। सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए 50 से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हर किसी ने अपनी समस्याएं और परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक फरियादी की बात बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में रायबरेली जिले के थीरोखाना क्षेत्र में ग्राम बरवलिया से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके पिता किडनी, दिल और यूरिन संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते उनका इलाज निजी अस्पताल में कराना संभव नहीं है। ये सुनते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने और अस्पताल से पूरा इलाज का एस्टीमेट मंगवाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यही नहीं, जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वाले कई फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबको भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल से इलाज का पूरा खर्च का अनुमान लगवाकर तुरंत भेजे। सीएम योगी ने कहा कि बीते 8 सालों से प्रदेश सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी परिवार को इलाज के अभाव में अपने प्रियजनों को खोना ना पड़े। जनता दर्शन के इस कार्यक्रम में संवेदनाओं का एक और नजारा भी देखने को मिला। फरियादियों के साथ आए छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुलारा। बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर स्नेह जताया और उन्हें चॉकलेट और टॉफियां भी दी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई तो माता पिता के मन में भी सुकून भर गया।
जनता दर्शन महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे का पुल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सीधे संवाद से न सिर्फ समस्याओं का समाधान होता है बल्कि आम लोगों को ये भी भरोसा मिलता है कि उनकी आवाज सरकार तक सीधे पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिहीपुर में रविवार देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ से आई श्रद्धालु बस में सवार थे, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों की मदद की। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सीहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर PR 28 GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य भिजवाने की तैयारी की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने 4 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया। बाकी 9 श्रद्धालुओं का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मेरे यहाँ 3 डेड बॉडी आई थी और एक गैसिन थे, तो इलाज के दौरान वो एक्सपायर हुए हैं और अब तक 4 लोग हैं। घायल कितने हैं? 5 लोग हैं। ये अयोध्या से काशी जा रहे थे दर्शन करने के लिए, रास्ते में सीहीपुर पड़ता कोई वहीं पे एक्सीडेंट हुआ उनका। हादसे में घायल श्रद्धालु गंभीर अवस्था में हैं, जिनमें से कुछ को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी की जा रही है। सभी मृतक और घायल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो हम लोग तीर्थ मतलब घूमने आए थे, तो राम मंदिर की जो है ना अयोध्या, हाँ वहाँ देखना हो गया। फिर खाना वाना खा के 11 बजे बस को छोड़ा। छोड़ने के बाद हम आ रहा था, हम लोग तो सो गया था सर। वो 3 बजे तक वो घटना है, तो हम सो गया था, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं। जब एक्सीडेंट हुआ, जब बस ऐसा लहरा था तब हम चिल्ला रहा था क्या हुआ करके। फिर हम आके देखता कि मतलब 2-3 फर्क है। जौनपुर का ये दर्दनाक हादसा श्रद्धालुओं की यात्रा को मातम में बदल गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घायलों के इलाज के लिए प्रशासन ने हर संभव व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 वाहन चोरों को दबोच लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों से तमंचे, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद की है। गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार पुलिस ने लालबाग कीकड़ो इलाके में चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान स्कूटी पर सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। आज दिनांक 14/9/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कविनगर में रात्रि में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी।
इस दौरान एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे। वापस भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में पीछे बैठे व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया तथा दूसरे व्यक्ति को भी मौके से दबोच लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम समीर तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम दानिश बताया। दोनों कैला भट्टा के निवासी हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये मूल निवासी यहाँ कैला भट्टा के हैं, किंतु ये दिल्ली में किराए पर रहते हैं तथा वहीं से ये विभिन्न जगहों पर अपराध करते हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल पल्सर 250, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मृत कारतूस, एक पीली धातु के चेन का टुकड़ा तथा 3 स्नैच किए हुए मोबाइल बरामद हुए हैं। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 11/9/2025 को थाना क्षेत्र कविनगर में ही सुबह के समय इनके द्वारा एक महिला से चेन स्नैचिंग की गई थी। पुलिस के द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। बदमाशों की गोलीबारी का पुलिस ने भी जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में स्कूटी चला रहे आरोपी योगेश उर्फ काके के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। वहीं दूसरा आरोपी रोहन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज दिनांक 15 सितंबर 2025 की रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना अंकुर विहार टीम द्वारा दिल्ली गाजियाबाद सीमा के निकट लालबाग क्षेत्र में किकरू जंगल के पास अपराध नियंत्रण की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक स्कूटी सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया। तो ये वहाँ पे रुके नहीं, बल्कि वहाँ से भागते हुए इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तथा जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से जो व्यक्ति स्कूटी चला रहा था उसके पैर में गोली लगी तथा दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो व्यक्ति स्कूटी चला रहा था उसने अपना नाम योगेश बताया तथा दूसरे ने अपना नाम रोहन बताया। ये दोनों ही करावल नगर दिल्ली के रहने वाले हैं तथा जो स्कूटी इनके कब्जे से बरामद हुई है ये इन्होंने 8 सितंबर 2025 को वेब सिटी क्षेत्र से चोरी की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे मुकदमा दर्ज है और इनके कब्जे से असला आदि भी बरामद किया गया है। पूछताछ में इनका आपराधिक इतिहास जो जानकारी में आया वह जो योगेश है उसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे दिल्ली और गाजियाबाद में दर्ज हैं। ये लूट, स्नैचिंग व चोरी के मुकदमे हैं। रोहन के ऊपर भी 6 मुकदमे हैं जो कि लूट व चोरी के हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद की है। जांच में सामने आया है कि योगेश उर्फ काके पर चोरी और लूट के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इनके नेटवर्क और बाकी वारदातों का खुलासा किया जा सके। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर भारत में मौसम कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तक हिमाचल हालात बेकाबू हो रहे हैं। कहीं बाढ़ ने जिंदगियां अस्त व्यस्त कर दी हैं तो कहीं भूस्खलन से तबाही मची हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सितंबर का महीना, बारिश की फुहार, क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर तरफ मचा है हाहाकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाढ़ और बारिश की। सितंबर महीने में भी बारिश का कहर जारी है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक आसमानी आफत दौर चल रहा है। जहां हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी है तो वहीं यूपी के कानपुर में बारिश ने बाढ़ जैसा हालात बना लिया है। कानपुर के बनियापुर गांव में बाढ़ का पानी लोगों की मुसीबत बन गया है। जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। घर, खेत और सड़कें सब पानी में डूब गए हैं। कई घर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। पानी सामान भरा है। तो कैसे आप लोग निकले यहाँ से? इस टायर पर से ऊपर से आए। पानी चारों बगल भरा हुआ है, नाव की कोई सुविधा नहीं है। अपना ऐसे आते हैं, मंझाते हैं और ट्यूब से अपने दवा लेने जा रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब हुई। अभी अपने परिवार को कैसे लेके निकाला है आपने? ट्यूब से। ट्यूब से निकाला? ऐसे आ जा रहा है? आ जा रहे। पूरा घर डूब चुका है? हाँ। नुकसान कितना हुआ? नुकसान क्या, घर के आस पास पानी भरा हुआ है, अभी घर के अंदर पानी नहीं है। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी तो सब बूढ़ गई। कितना पानी भरा है? कमर तक।
काफी भर गया। कोई सरकारी अधिकारी आया, कोई मदद किसी प्रकार की कुछ आ रहे हैं, सब कर रहे हैं मदद। इतना तो पानी घर में भरा है। छत के ऊपर बैठे थे हम लोग। हाँ, छत के ऊपर बैठे हैं, देखिए हो जाए। अबे निकल के आए। हाँ, अभी निकल के हम लोग आ रहे हैं। गांव के लोग ट्यूब और अस्थायी नावों का सहारा लेकर आवागमन कर रहे हैं। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है और चिकित्सा सेवाएं भी ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। इस वजह से लोग बेहद हताश और निराश नजर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जवाली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में एक प्रवासी परिवार मलबे में दब गया। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक दंपति की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्षेत्र में बहुत तेज वर्षा हुई है, जिसके कारण जो हमारे पुरानी बिल्डिंग है अस्पताल की, उसके पीछे भूस्खलन हुआ है। वहाँ कुछ मजदूरों ने जो अपने नई बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने कुछ अस्थायी अपने मकान बनाए हुए थे। उनमें से रात को हमें पता चला, जब बहुत ही शोर हुआ, तो 2:30 बजे की बात है कि हमने जाके देखा तो कुछ ढंगा गिरा हुआ था और कुछ लोग नीचे फंसे हुए थे। तब उस टाइम बीटीबी डॉक्टर शिविर हमारे जो सहयोगी है, उन्होंने पुलिस को उसी टाइम इन्फॉर्म किया, जिनकी सहायता से हमने उन सारे लोगों 9 लोग थे जिनको हमने रेस्क्यू किया। उनमें से 2 बच्चे थे और 7 बड़े थे। बाकी सब ठीक है, बट 2 लोगों को थोड़ी ज़्यादा चोटें आई है, सिर पे चोटें आई है। फीमेल है और एक मेल है, जिनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में एडमिट कर लिया है और आगे हमने उनको CT स्कैन और एक्सरे के लिए रेफर करना है। जैसे हमें खबर मिली रात को ही हमने SDM सर को, CMO सर को, BMO सर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। और सुबह रात को जो अंधेरा था, वो सुबह आते हमने इसका जायजा लिया और PWD डिपार्टमेंट को भी हमने इसका इंफॉर्मेशन दी और उनसे आग्रह किया है कि आकर एक बार हमारे यहाँ जायजा ले और जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसके बारे में भी हमें बताया कि वो क्या अभी सेफ है, अभी काम करने के लिए नहीं सेफ। घायल परिवार को सिविल अस्पताल जवाली में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को CT स्कैन के लिए नूरपुर रेफर किया जा रहा है। बच्चों को मामूली चोटें आई है और उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल की ये घटना एक बार फिर साफ करती है कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। लोग प्रशासन और सरकार से जल्द राहत पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।